भूमिका अपने सास ससुर ननद अपने पति और एक बेटी के साथ रहती थी। भूमिका के पति सुरेश और उसके ससुर विनोद एक नारियल के बगीचे में काम करते थे। वो लोग काफी गरीब होते हैं। रोज की तरह आज भी सुरेश और विनोद दोनों नारियल के बाग में नारियल छांट रहे थे। तभी उनका सेठ हरिराम वहाँ आता है और विनोद से कहता है, हे भगवान, इस बार तो मेरे बहुत सारे नारियल खराब निकले। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न जाने मेरी कमाई कैसे होगी। सुरेश, विनोद, ऐसा करो, इन सभी नारियलों को बोरी में भरकर शहर के बाहर फेंकवा दो और अच्छे नारियल गाड़ी में लोड करवा दो। अब जो खराब हो चुके हैं उन्हें रखकर क्या फायदा। जी मालिक, हम अभी कर देते हैं, और बाकी अच्छे नारियल को हम गाड़ी में लोड करवा देते हैं। विनोद और सुरेश की बात सुनकर अब हरिराम वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुरेश और विनोद अच्छे नारियल को गाड़ी में लोड करवा कर भिजवा देते हैं और खराब नारियलों को बोरी में भरकर फेंकने के लिए एक तरफ रख देते हैं। जिन्हें देख सुरेश अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, ये नारियल के खोल बहुत ज्यादा है और आज तो काम करते हुए काफी देर भी हो चुकी है। अब ये नारियल फेंकवाने का काम हम कल कर लेंगे। अब हमें घर चलना चाहिए। सही कहा बेटा, समय काफी ज्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको साइड में रखकर अपने घर चले जाते हैं। कल जाकर बाकी के काम को निपटा देंगे। इतना बोलकर दोनों बाप बेटे अपने घर पहुंचते हैं, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देख विनोद अपने बेटे सुरेश से कहता है, बेटा सुरेश, यहाँ तो इतनी तेज बारिश शुरू हो गई, अब हम घर कैसे जाएंगे? जब तक बारिश बंद नहीं होगी तब तक हम वापस घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि अगर इस भारी बारिश में घर पहुँचे तो हम भीग जाएंगे, और अगर हम भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। और तू तो जानता ही है कि घर में कमाने वाले सिर्फ हम 2 ही लोग हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पिताजी, लेकिन हमें अपने घर जाना ही होगा। थोड़ी देर यहाँ इस पेड़ के नीचे इंतजार कर लेते हैं। अगर बारिश हल्की होती है तो निकल जाएंगे, और अगर बारिश कम नहीं होती तो भी हम निकल जाएंगे, क्योंकि घर जाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, वैसे तो सही कह रहा है। इतना बोलकर अब दोनों बाप बेटे थोड़ी देर एक पेड़ के नीचे रुककर बारिश के थमने का इंतजार करते हैं, लेकिन बारिश कम नहीं होती, जिसे देख वो दोनों ही एक एक केले का पत्ता अपने सर पर रख अपने घर की ओर निकल जाते हैं। और थोड़ी ही देर बाद जब वो लोग अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके घर का कच्चा फर्श पूरी तरह गीला हो चुका है, और उस गीले फर्श को भूमिका और भूमिका की सास माया कपड़े से सुखा रही थी। तो वहीं एक खाट पर बैठी निशा अपनी भतीजी कनक को संभाल रही थी। अब जब माया विनोद और सुरेश को देखती है तो कहती है, इस बारिश ने तो हमें परेशान कर रखा है। तुम लोगों को कितनी बार कहा है कि बारिश आने से पहले ही घर की मरम्मत करवा लो, लेकिन तुम लोग सुनते ही नहीं। अब देखो, सारा का सारा फर्श गीला हो गया है और कनक भी भीग गई है। उसकी तबीयत न खराब हो जाए। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन हम क्या करें? भगवान ने हमें इतने पैसे ही नहीं दिए कि हम अपने घर खर्च से बचाकर कुछ और कर सकें। खैर कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर तिरपाल लाकर छत के ऊपर लगा देता हूँ। उस तिरपाल से ज्यादा तो नहीं, पर हाँ, बारिश का पानी नहीं आएगा घर में। आप बाहर से त्रिपाल बाद में लाना, लेकिन पहले खाना तो खा लीजिए। वैसे भी मैंने और माजी ने मिलकर फर्श को सुखा दिया है। अब सभी लोग नीचे बैठकर आराम से खाना खा सकते हैं। इतना बोलकर अब भूमिका सबके लिए खाना लगाती है, और इस तरह अब सभी लोग साथ मिलकर खाना खाते हैं। और मैंने खाना खा लिया, मेरा खाना खत्म हो गया। एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर तिरपाल ले आता हूँ और छत पर लगा देता हूँ। इतना बोलकर अब सुरेश बाजार जाकर एक बड़ा सा तिरपाल ले आता है और उसे छत पर अच्छी तरह लगा देता है। तिरपाल लगाते ही बारिश थोड़ी और तेज हो जाती है, लेकिन अब घर के अंदर पानी नहीं आ रहा था। ये देखकर सभी लोग सुकून की सांस लेते हैं, और तब भूमिका कहती है, चलो कम से कम अब घर के अंदर पानी तो नहीं आ रहा है, अब हम सुकून से सो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा भूमिका तूने, अब कम से कम इस घर के अंदर पानी तो नहीं टपकेगा। इस तरह अब सभी लोग एक सुकून भरी सांस लेते हैं। सभी लोग चैन की नींद सो जाते हैं, लेकिन अब अगले दिन भी तेज बारिश के साथ साथ तूफान आता है और तिरपाल उड़ जाती है। तिरपाल उड़ने के साथ अब पानी एक बार फिर घर के अंदर भरने लगता है, जिससे एक बार फिर वो लोग काफी परेशान होते हैं। जिसे देख अब माया कहती है, अरे आप लोग देख क्या रहे हैं, घर में पानी भर रहा है, इसे बाहर फेंकवाइए वरना पूरा घर गीला हो जाएगा। तभी भूमिका की नजर वहाँ जाती है जहाँ से पानी टपक रहा था, जिसे देख भूमिका पानी टपकने वाली जगह पर बर्तन लगाती है। ये देख अब घर के लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब बारिश और तूफान को लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे, और जब बारिश बंद होती है तो विनोद कहता है, माया बहू, बारिश बंद हो गई है, अब हमें जाना होगा। पिताजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर बारिश आ गई तो एक बार फिर मुसीबत आ जाएगी। लेकिन बेटा, भारी बारिश के चलते और घर टपकने के चलते चूल्हा पूरी तरह टूट गया है, लकड़ियाँ भी सारी गीली हो गई हैं। इसमें हम खाना कैसे बनाएंगे? और हम ये नहीं चाहते कि तुम दोनों घर से बाहर खाली पेट जाओ। माँ, अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम लोग बाहर से कुछ खा लेंगे। सुरेश की बात सुनकर घर में कोई कुछ नहीं बोलता, और थोड़ी देर बाद भूमिका के दिमाग में एक आइडिया आता है, और वो अपने ससुर और पति से कहती है, पिताजी, मैं भी आज आप लोगों के साथ चलती हूँ, थोड़े बहुत नारियल ले आऊंगी, कम से कम नारियल को जलाकर मैं खाना तो बना लूंगी। भाभी, मैं भी चलती हूँ, कनक को माँ देख लेंगी। अब भूमिका और निशा सुरेश और विनोद के साथ नारियल के खेतों में जाती है। तब भूमिका कहती है, बाबूजी, ये सारे नारियल तो आपने फेंकने के लिए रखे हैं ना? ऐसे करती इन सभी नारियलों को मैं घर ले जाती हूँ, ये हमारे जलाने के काम आएंगे, कम से कम लकड़ियों का खर्चा तो बचेगा।
हाँ बेटा, लेकिन इसे तुम हाथ में कैसे ले जाओगी? ऐसा करो, एक ऑटो रिक्शा कर लो। भूमिका एक ऑटो रिक्शा करती है और उसमें सभी नारियलों को रखकर अपने घर ले आती है और एक जगह जमा कर रख देती है और वो कुछ नारियलों को जलाकर खाना बनाने लगती है। तभी वो मन में सोचती है, मेरे पास तो इतने सारे नारियल हैं, अगर मैं इन नारियल को आसपास जोड़कर इनके घर बना लूं तो घर के अंदर पानी नहीं आएगा और हम चैन से रह सकेंगे। भूमिका खुश होकर खड़ी होती है और नारियल जोड़ने का काम करने लगती है। तभी निशा और माया भी वहाँ आ जाते हैं और उसको इस तरह काम करते देख वो दोनों उससे सवाल करती हैं। बहू, ये क्या कर रही है तू? हाँ भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अब भूमिका उन दोनों को भी सारी बातें बताती है और उसकी बात उन्हें ठीक भी लगती है, जिसके बाद अब वो लोग भी भूमिका की मदद करने लगते हैं। भाभी, नारियल से घर बनाना इतना आसान भी नहीं है, ये तो फिसल कर गिर रहे हैं। ऐसा करते हैं, नारियलों के ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं, शायद इससे ये नारियल मजबूती से अपनी जगह जम जाए और फिर ना गिरे। लेकिन बहू, जब तक धूप न निकले तब तक हम इन नारियलों पर मिट्टी नहीं चढ़ा सकते, वरना मिट्टी गल गल कर गिर जाएगी। भूमिका और निशा को माया की बात ठीक लगती है और वो लोग नारियल को वैसे ही छोड़ देते हैं। तब भूमिका कुछ नारियलों को जलाकर खाना बनाती है। तभी सुरेश और विनोद भी वहाँ आ जाते हैं। भूमिका उन दोनों को खाना परोसती है। वो लोग खाना खाते हैं, फिर भी भूमिका उनको अपने नारियल का घर बनाने के आइडिया के बारे में बताती है। ये सुनकर सुरेश कहता है, भूमिका, तुम्हारे नारियल का घर बनाने का आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन नारियल पर जब तक मिट्टी न चढ़े वो रुकेगा नहीं, और मिट्टी को सूखने के लिए धूप जरूरी है। हाँ, हम भी यही सोच रहे थे। दुआ करो कि कल धूप निकल जाए। अगर धूप निकल गई और हमने नारियल को जमा कर उन पर मिट्टी चढ़ा दी तो फिर ये नहीं गिरेंगे और हमारा घर तैयार हो जाएगा। अगले दिन बहुत तेज धूप निकलती है। अब सुरेश और विनोद भी काम से छुट्टी ले लेते हैं और सब मिलकर नारियल का घर बनाते हैं और आसपास मिट्टी चढ़ा देते हैं। भूमिका नारियल को जोड़कर और उन पर मिट्टी चढ़ाकर एक रसोई भी बनाती है और वहाँ जल्दी ही मिट्टी धूप से सूख जाती है और नारियल का घर बनकर तैयार हो जाता है। अब भूमिका कुछ नारियल को जलाकर खाना बनाती है और सभी को परोसती है। सभी लोग सुकून से खाना खाते हैं। तभी बारिश होने लगती है। ये देखकर निशा कहती है, भाभी, बारिश होने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि पानी फिर घर के अंदर आ जाए। तुम चिंता मत करो निशा, अपने घर के अंदर नहीं आएगा, हमने काफी अच्छे से घर बनाया है। भारी बारिश होने के बाद भी घर के अंदर पानी नहीं आता और वो लोग सुकून से अपने घर में बैठकर खाना खाते हैं और बारिश का मजा लेते हैं। शादी को पूरे 8 साल बीत गए, लेकिन मजाल है कि इस कल महीने हमारे घर को अब तक कोई वारिस दिया हो। मेरी सभी सहेलियों और रिश्तेदारों के घर में बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन एक मैं हूँ कि अपने पोते का मुंह देखने के लिए तरस रही हूँ। भगवान जाने किस मनहूस घड़ी में मेरे बेटे की इसके साथ शादी हुई थी। माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी भी गोद भरे, मेरे आंगन में भी किलकारियाँ गूंजे, लेकिन भगवान की मर्जी है। हमने हर मुमकिन कोशिश तो की है, लेकिन अगर मैं माँ नहीं बन पा रही तो मैं क्या करूँ? कब से तो कह रही हूँ कि मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा दे। कम से कम तू हमें वारिस नहीं दे पाई, अगर उसकी दूसरी बीवी आएगी तो वो तो इस घर को वारिस देगी। ना तो खुद बच्चा पैदा करके हमें दे सकती है और ना ही मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा रही है। विनीता अपनी बहू से ऐसा कह रही थी कि तभी अशोक वहाँ आता है और ये सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर अशोक को गुस्सा आ जाता है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? अगर वो माँ नहीं बन सकती है तो इसमें उसकी क्या गलती है? और वो तो कई बार कह चुकी है मुझे कि मैं दूसरी शादी कर लूं, लेकिन मैं ही दूसरी शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं पूरा जीवन सिर्फ उसी के साथ बिताऊंगा। और रही बच्चों की बात, तो मैं बच्चा तो हम गोद भी ले सकते हैं ना। अरे, अपने और पराये बच्चों में फर्क आ ही जाता है अशोक। वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे मेरे घर का वारिस चाहिए। अब क्या मैं अपने पोते का मुंह देखे बिना इस दुनिया से चली जाऊँ? ऐसा कहकर विनीता वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। तब अशोक कहता है, नैना, माँ तुम्हें इतना उल्टा सीधा कहती है तो तुम माँ को जवाब क्यों नहीं देती? क्यों सब कुछ चुपचाप सुनती रहती हो? अशोक, तुम तो जानते हो कि मेरी माँ बचपन में ही मुझे छोड़कर चली गई थी और मुझे कभी माँ का प्यार मिला ही नहीं। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैंने अपनी सास को ही अपनी माँ माना है, और अपनी माँ समान सास को भला मैं उल्टा जवाब कैसे दे सकती हूँ? मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी धर्म पत्नी मिली। तुम्हें पाकर तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। अपने पति के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर नैना के उदास चेहरे पर अब मुस्कान आ जाती है और वो अपने सारे गम भूल जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। बीतते समय के साथ नैना की सास के ताने भी बढ़ते जा रहे थे। एक दिन नैना अपने पति से बोली, अशोक, अब मैं कह रही थी कि आप शादी कर लीजिए। माँ जी सही कहती हैं। अब देखिए ना, मैं तो आपको बच्चा दे नहीं सकती, कम से कम आप दूसरी शादी करके इस घर को एक बच्चा तो दे ही सकते हैं। मैं माँ नहीं बन सकी तो क्या हुआ, आप तो पापा बन सकते हैं ना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है मैं कभी भी दूसरी शादी के लिए नहीं मानूंगा। तो क्या हमारे घर के आंगन में बच्चों की किलकारी कभी नहीं गूंजेगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप शादी कर लीजिए। नहीं नैना, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। अगर मुझे बच्चा ही चाहिए तो हम इलाज करवाएंगे, इसके लिए IVF ट्राई करेंगे हम। IVF के लिए नैना मान जाती है। अब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर IVF की पूरी प्रक्रिया करता है। कुछ दिनों बाद वो लोग फिर से डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर चेक करके बताता है कि IVF की प्रक्रिया फेल हो गई है। ये सुनकर नैना बहुत रोती है और घर आकर अपने पति से कहती है, अशोक, बहुत हो चुका है, मैं थक गई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो।
लेकिन नैना नहीं अशोक, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी, बल्कि मैंने तो तुम्हारे एक लड़की भी पसंद कर ली है। मेरी सहेली है सिमरन, मैंने सिमरन से बात भी कर ली है, वो शादी के लिए तैयार है। और नैना की जिद के आगे अशोक भी अपने घुटने टेक देता है। अब नैना अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पति की शादी अपनी ही सहेली से करवा देती है और सिमरन दुल्हन बनकर नैना के घर आ जाती है। सिमरन अपनी सास के पैर छूती है तो उसकी सास कहती है, जीती रहो बेटी, भगवान तुम्हारी गोद जल्द से जल्द भर दे ताकि मुझे भी मेरे पोते का मुंह देखने को मिले। ऐसे ही समय बीत रहा था और नैना और सिमरन दोनों सगी बहनों की तरह मिलजुल कर रहती थी। नैना, तुमने सच में बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, वरना आज के जमाने में औरत सब कुछ बांट सकती है पर अपना पति नहीं। लेकिन तुमने अपना पति मुझसे बांट लिया। तुम मेरे आगे एक इंसान नहीं बल्कि देवी हो देवी, और मैं अपनी देवी के आगे हमेशा शीश झुकाकर रहना चाहती हूँ। आज से तुम मेरी सौतन नहीं बल्कि मेरी बहन हो, और मैं आज से तुम्हारा नाम नहीं बल्कि तुम्हें दीदी कहकर पुकारूंगी। सिमरन की बात सुनकर नैना की आंखों में आंसू भर आते हैं और इस तरह दोनों सौतन एक सौतन बनकर नहीं बल्कि एक बहन बनकर रहने लगती हैं। वो दोनों मिलजुल कर काम करती थी। नैना सिमरन का बहुत ख्याल रखती थी। सिमरन भी नैना से बहुत प्रेम किया करती थी। एक दिन की बात है, सिमरन नैना से कहती है, नैना दीदी, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या सच में सिमरन? आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सबसे बड़ी तमन्ना पूरी होने वाली है। मेरी ना सही लेकिन तुम्हारा तो बच्चा हमारे घर खेलेगा ना। मेरा क्यों दीदी, वो बच्चा हमारा होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे आप मुझे अपनी छोटी बहन समझकर इस घर में लाई हो और जिस बलिदान के साथ आपने मेरे साथ अपने पति का बंटवारा किया है, मैं आपके उस एहसान को कभी नहीं भूलूंगी। मेरा बच्चा पहले आपका होगा और बाद में मेरा। सिमरन की बात सुनकर नैना की आंखें नम हो जाती हैं और वो उसे गले लगा लेती है। अब शाम को जब अशोक घर आता है तो ये बात सुनकर वो भी बहुत खुश हो जाता है। इस तरह नैना सिमरन का और भी ज्यादा ख्याल रखने लगती है। ऐसे एक दिन शाम को सिमरन की तबीयत ठीक नहीं थी तो नैना उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी और ये विनीता देख लेती है। अरे करम चली, तू मेरी बहू से दूर रह, तू तो है ही मनहूस। आज तक तूने इस घर को कोई बच्चा नहीं दिया और अब मेरी बहू मेरे पोते को जन्म देने वाली है तो तू उस पर अपनी काली छाया डालना चाहती है। विनीता की बात सुनकर सिमरन गुस्से में कहती है, ये कैसी बात कर रही है माँ जी आप? माना दीदी को बच्चा नहीं हुआ लेकिन इसमें ना ही उनकी गलती है और ना ही वो मनहूस है, बल्कि मेरा तो सौभाग्य है कि मुझे माँ जैसी सौतन मिली। अगर आज यहाँ मेरी माँ होती तो वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती जैसे दीदी रख रही है। इसलिए आप चुप हो जाइए और दोबारा उनके बारे में ऐसी बात मत करना। बहू की बात सुनकर विनीता चुप हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है। लेकिन विनीता की आदत नहीं सुधरती। वो अपनी बड़ी बहू को लगातार ताने देती है और अपनी छोटी बहू का ख्याल रखती है। बीतते समय के साथ सिमरन एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। विनीता सिमरन की बेटी को देखकर मुंह बनाते हुए कहती है, करम चली, जैसी खुद थी वैसी अपने लिए सौतन भी ले आई। मुझे तो पोता चाहिए था और इसने जन्म दिया पोती को। भला मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? माँ, आप किस युग में जी रही हैं? बेटा और बेटी बराबर है और दोनों के जन्म पर खुशी भी बराबर की होनी चाहिए। नैना अपनी सास को समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सास नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन विनीता सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि तभी उसका पैर फिसल गया और वो गिर गई। नैना दौड़ कर आई और बोली, अरे माँ जी, आप कैसे गिर गई? आइए मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। नैना अपनी सास को बिस्तर पर ले गई और बोली, माँ जी, अब आप पूरे समय आराम करेंगी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं आपका ध्यान रखूंगी। आपको बिस्तर से उतरने की कोई जरूरत नहीं है। अब नैना अपनी सास का ख्याल रख, उन्हें समय पर खाना देती है, दवाइयाँ देती है और साथ ही उनके पैरों में तेल लगाकर मालिश भी करती है। तो वहीं दूसरी तरफ सिमरन अपनी बेटी के साथ बहुत व्यस्त रहती है। विनीता ये सब कुछ देख रही थी। एक दिन विनीता सिमरन से बोली, सिमरन, नैना अभी सोने गई है और मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, तो जरा मेरे पैरों की सिकाई तो कर दे। माँ जी, आप तो जानती हैं कि मेरी बेटी अभी छोटी है, उसे थोड़े समय के लिए भी छोड़ो तो वो रोने लगे, तो मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पाऊंगी, आप दीदी से कह दो। ऐसा कहकर सिमरन वहाँ से चली जाती है। ये देखकर विनीता अपने मन में सोचती है, मैंने अपनी बड़ी बहू को कितना उल्टा सीधा कहा लेकिन कभी भी उसने मेरा अपमान नहीं किया, और आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मेरा कितना ख्याल रख रही है। सचमुच मेरी बड़ी बहू लाखों में एक है। जिसके बाद विनीता नैना से अपनी गलती की माफी मांगती है और अपनी सास को इस तरह माफी मांगता देख सिमरन भी विनीता से माफी मांगती है और उसे बताती है कि सीढ़ियों पर तेल उसी ने गिराया था, जिससे उसका पैर फिसला और जानबूझकर उसने अपनी सास की देखरेख नहीं की ताकि उन्हें अपनी बड़ी बहू की कदर समझ में आए। ये सुनकर विनीता को सच में एहसास होता है कि उसने बड़ी बहू के साथ क्या क्या किया, पर क्योंकि विनीता ने अपनी बहू से माफी मांग ली थी और उसे अपनी गलती का एहसास था, इसलिए उसकी बड़ी बहू ने उसे माफ कर दिया और इस तरह अब सभी लोग एक साथ मिलकर रहने लगे।